गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है आदिल निजामी और मेरे साथ है सबीन फारूक। सबीन, आज आपने कलर बहुत प्यारा पहना है, ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज इसलिए प्यारा है कि सुबह से मुझे सब तारीफ कर रहे हैं। उसकी वजह है कि मैंने अपनी पसंद से पहना है, वरना तो होता है ना कलर कॉम्बिनेशन में। कल आपने कहा ब्लू ही पहनना है। कल वैसे ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छा है कलर। मुझे समझ नहीं आई कि कल सुबह आपने कहा कि जी ब्लू कलर ही पहनना है, मेरे पे ब्लू टाई है और आपने भी ब्लू पहनना है और हम कलर कोऑर्डिनेशन करेंगे। फिर हमने कल ब्लू ही पहना। आपने फिर पिक्चर भी लगाई सोशल मीडिया पे। ब्लू वैसे कोइंसिडेंस है, कल ब्लू कलर से काफी जो है वो काफी फेमस रहा, बड़ा अच्छा भी लगता है। ब्लू आपकी तारीफ, बड़ा फेवरेट जो है कलर है मेरा, तो वैसे फेवरेट। आपका फेवरेट है, आपको अच्छा लगता है ब्लू? ब्लू इतना मेरा फेवरेट नहीं है, बट ऑब्वियसली लोग कल पसंद कर रहे थे बहुत ज्यादा ब्लू कलर, तो वो एक अलग बात है। चले प्रोग्राम को अब जरा आगे बढ़ा लेते हैं। इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से तो नहीं है ये जी। सिंगापुर एयरलाइंस को रिकॉर्ड मुनाफा कमाने पर मुलाजमीन को 8 माह की तनख्वाहें जो हैं बोनस पर देने का ऐलान किया है। एयरलाइंस ने मुसलसल दूसरे साल ये रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। सिंगापुर एयरलाइन, नया मुल्क, नई एयरलाइन और कितना मुनाफा। और हमारे यहाँ PIA जिसने दुनिया की कई एयरलाइंस को स्टैब्लिश किया, और हमारा खिसारा कितना है अगर हम बात कर लें, एमिरेट्स को किया 800 अरब के डेफिसिट, मतलब PIA हमारी एग्जैक्टली। और ये हमारे लिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि अब हम उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। और जाहिर है वो एक तरह से हुकूमती ख़जाने पर बोझ है, ना कि ये कि वो उसको कोई मुनाफा दे रहा है किसी तरह का। सो ऑब्वियसली ये बड़ी सोचने की बात है। और इस तरह से ही आदिल बहुत सारी हम अपने इस इदारे देखें तो हम देखते हैं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो किस तरह से पीक पे गए, उन्होंने कितने इदारों को बनाया, एंड देन वो खुद आज कहाँ पर स्टैंड करें। एंड PIA इज वन ऑफ देम। बड़े एक तवील अरसे तक हमने देखा दुनिया में नंबर 1 एयरलाइन एमिरेट्स रही। एमिरेट्स का स्टार्ट किसने किया? PIA ने उसका स्टार्ट किया जाके। एमिरेट्स का जो हम कोई भी फ्लाइट नंबर देखते हैं E के एमिरेट्स और K कराची और UAE के दरमियान पहली फ्लाइट गई थी। इसकी वजह से आज भी EK के नाम से उसकी फ्लाइट नंबर है। तो ये देखें जी, ये मतलब अगर देखा जाए तो लम्हा फिक्रिया भी है। और जाहिर है एक अफसोस भी होता है हमें बहुत सारी चीज़ें देख के, इस तरह की चीज़ें डिस्कशन में जब आ रही होती हैं तो ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ हो रही होती है आदिल इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए कि कहाँ थे। और ये एक तरह से आपने इस PIA का सवाल देखा है। लेकिन चलें, वी रियली होप कि अब जो प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, अब मामला थोड़े आगे बढ़ें और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। देर आए दुरुस्त आए, वक्त तो काफ़ी गुजर गया, खसारा बहुत सारा हो गया, लेकिन चलें अब हम बेहतरी की तरफ बढ़े। और हम सब होपफुल हैं कि अब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें दोबारा से PIA को हम परवान चढ़ते उसकी रिवाइवल हम देखें। चलें अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। सेनेटर फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज को नोटिस लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इसकी समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि मुझे अभी तक किसी किस्म का नोटिस नहीं मिला, और साथ में उन्होंने ये भी शिकवा किया गया था तारड़, कामरान टेसूरी, इसके साथ साथ तलाल चौधरी, मुस्तफा कमाल भी, बाकी भी सवाल से बात की, लेकिन मुझे सिर्फ सिंगल आउट किया जा रहा है, सिर्फ मुझे बुलाया गया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फ़ख्र है, चले और तारीफ़ की कि मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने कल पेश होगा। मेरा गुनाह यह है कि मैंने सवाल उठाए हैं, ठीक है। अब ये सवाल उन्होंने किस में उठाए हैं, फैसला आपका। आसमा शिराजी, हम न्यूज़ पे प्रोग्राम करती हैं, वहाँ पर वो आए और वहाँ पर जाहिर है उन्होंने ये सारी बातें की कि मैंने सवाल उठाए प्रोग्राम में। और वही वाली बात है, वो कहते हैं जी साबित करना होगा, रिकॉर्ड और सबूत होने चाहिए आपके पास। इल्ज़ामात अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर ठोस सबूत होने चाहिए। तो वो ये खैर ये बात वो मल्टीपल प्रोग्राम में 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है, वो पता चल जाएगा, देख जाएगा। तो वो डायरेक्ट वो कहते हैं मैंने हिट नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, और ये मामला आता है। चलिए आज देखते हैं कि क्या होता है। कल का दिन बड़ा अहम दिन था एक तरह से देखा जाए। साबिक चेयरमैन PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अदालत की आइंदा समाअत पर भी उन्हें पेश करने की हिदायत है। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स में कहा कि ऑर्डिनेंस लाने में तो भी पार्लियामेंट को बंद भी, मतलब वो कहते हैं कि अगर ऑर्डिनेंस लाना है तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दे। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर नहीं थोप सकते, ठीक है, कि आप थोप देते हो ऑब्वियसली अगर ऑर्डिनेंस आ जाती है। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? जस्टिस अतर मिनला ने यह भी कहा कि पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील के दलाइल पर कहा, हम इन सवालात पर बानी PTI से जवाब लेंगे। निकात नोट कर लें और नैब ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी।
समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक डेवलपमेंट थी कल, और कल एक और डेवलपमेंट जो सामने आई है वो जी कौमी असम्बली का इजलास, जहाँ पर गर्मा गर्मी हुई। मैं गर्मा गर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, जहाँ पर बदतमीजी हुई। तारिक बशीर चीमा साहब, जाहिर है अपोजिशन रुकन जो ज़रताज गुल है और अपोजिशन के साथ, जी बिल्कुल, ज़रताज गुल साहिबा की नशिस्त की जानिब वो बढ़े, और हमने देखा कि पहले जनाब वो अली मोहम्मद खान की तरफ बढ़े थे। अली मोहम्मद खान ने कुछ बात की, उसके बाद जब वो गुजरते हुए जा रहे थे, गुजरते हुए जाते हुए ज़रताज गुल साहिबा के पास वो रुके और उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कि साथ बैठी और ख़वातीन जो दूसरी पार्टीज की थी उन्होंने भी वो सुने और उन्होंने भी उसकी मजम्मत की। अब ये चीज़ सामने आ रही है, ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़रताज गुल साहिबा से माफ़ी दी और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और ज़रताज गुल साहिबा ज़ाहिर उसके बाद वो मीडिया के सामने भी आए, उन्होंने फिर ये कहा कि वाक़या नहीं होना चाहिए था। आज जो इजलास 11 बजे वो दोबारा शुरू होगा। एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, वो एक चीज़ ये अच्छी लगी कि जब भी वो खातून के ऊपर बात हुई है, ज़रताज गुल साहिबा के साथ बदतमीज़ी की गई है, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी खवातीन और मर्द, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी से वो पार्टी एफिलिएशन से हटकर सभी उन्होंने बात की। कल हम पार्लियामेंट में मौजूद थे जब पूरा वाकया हुआ, हमने वहाँ देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन असम्बली हो, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक हो, पाकिस्तान से मतलब पार्टी की तफरीक से हटकर तमाम खवातीन जो है ज़रताज गुल के साथ खड़ी हुई, कंडेम किया तारिक बशीर चीमा को। इसके साथ जो मर्द हजरात थे वो भी कह रहे थे कि चीमा साहब की गलती है। स्पीकर ने चले अच्छा अफाम व तफहीम से मामला हल करवाया, उनको अपने चैम्बर में बुलवाया और चले माफ़ी तलाफ़ी हो गई, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। एक कानून साज अदारा ऐसे मामलात क्योंकि हम देखते जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, हम इतना ज़्यादा हम एक चीज़ ये देख रहे होते हैं कि इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कम से कम सब ने स्टैंड लिया, चाहे वो मर्द थी, खातून थे, किसी की क्या पार्टी एफिलिएशन थी, ये चीज़ मैटर नहीं की। और तमाम ज़रताज साहिबा ने खुद भी ये बात की, वहाँ पे आई, उन्होंने बाकी जितने भी लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, बाकी सारी पार्टी से खवातीन थी, मर्द थे, उन्होंने उनको अप्रिशिएट भी किया। ये सियासत हम चाहते हैं जहाँ पर जब गलत हो तो सब मिलकर उसको गलत बोलें, जब कुछ ठीक हो तो सब मिलकर उसको ठीक बोलें, वहाँ पर सही और गलत की पहचान करें, एथिक और अनएथिकल चीज़ों को आप सामने ज़रूर रखें, उनमें डिफ्रेंशिएट जो है वो करना सीखें। इस पर भी इस उम्मीद का इज़हार भी करते हैं अगर इस मामले को मिल बैठ कर उन्होंने सुलझा लिया, मामला फाम व तफहीम के साथ हल हो गया, दीगर जो मामलात हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट उस पर भी बैठें ताकि जो मुल्क के दीगर मसाइल हैं वो हल हो सके। एग्जैक्टली। अच्छा जी, सियासी गर्मा गर्मी तो हमने देख ली, अब जरा देखते हैं कि मुल्क में एक्चुअली क्या हो रहा है और मौसम के क्या हालात हैं, क्योंकि हीट वेव की भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, आगे चल के डिटेल में भी आपसे उसका जिक्र जरूर करते हैं। बट इस्लामाबाद की बात करेंगे, इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में कम से कम 25 ज़्यादातर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाहौर में कम से कम 29 ज़्यादातर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, कराची की बात करेंगे कम से कम 28 ज़्यादातर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अलावा पेशावर में कम से कम 25 ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोयटा की बात करेंगे कोयटा में कम से कम 17 ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आज का मौसम, हल्के हल्के से जो बादल दिखाई दे रहे हैं मौसम के मुताबिक इस वक्त वो हल्के से पेशावर में है। इस्लामाबाद में भी महकमा जो मौसमियात है उसकी पेश गोई है, फोरकास्ट है कि इस्लामाबाद में भी आज बारिश हो सकती है, मौसम खुशगवार रहेगा, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के दीगर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशों का इम्कान है। पंजाब की अगर बात की जाए, केपी की अगर बात की जाए, वहाँ पर बलूचिस्तान की बात की जाए, चंद मकामात पर गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान भी है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे, वहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी और आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई भी कर दी गई है। ठीक है, इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे कि किस तरह से हीट वेव की बात की जा रही है। प्रॉबली 23 से 27 तक, 23 मई से 27 मई तक की बात की जा रही है कि गर्मी की एक पूरे मुल्क में, जिसमें जाहिर है हमें बहुत सारी एहतियाती तदबीर का लेना पड़ेगा, इख्तियार करनी पड़ेंगी और ऑब्वियसली आगे चलकर हम इस पर प्रॉपर सेगमेंट में आगे हम डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, कल और भी कुछ हुआ आदिल? हाँ, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। जनाब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबर है, क्योंकि इज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट के बाद जो टीम वहाँ से रनर्स अप रही, प्राइम मिनिस्टर ने उनको एडमायर करने के लिए वहाँ पर बुलाया और तकरीब थी जहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर की पैरोडी की गई है। शफात अली जो हमने देखा कि मरूफ जो है कॉमेडियन भी हैं और बड़ी अच्छी पैरोडी करते हैं। कैसे किए जरा सुनाए सबको। बिल्कुल सर, आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है, इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को नहीं किया तो अच्छी बात है। 1 हफ्ते में राणा साहब, अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर आपसे बात नहीं करेंगे।
अपने साथ। वो वाली बात होगी, दीगर उमूर पे बात करेंगे। बात कह भी दी लेकिन एक मजाहिया अंदाज में मिमिक्री करते हुए। शफात ही इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, जबरदस्त उनको एक्टिंग करते हुए भी हम देख रहे होते हैं, जबरदस्त होस्ट भी हैं और इसके साथ साथ मिमिक्री भी करते हैं। इस तरह क्या मतलब हर पॉलिटिशियन की अगर बात की जाए तो उसकी मिमिक्री वो बहुत बेहतर बिलावल की बहुत अच्छे तरीके से मिमिक्री करते हैं। इसके साथ साथ खान साहब के हवाले से बल्कि आपको याद होगा कि एक प्रोटेस्टर था, वो एक पोल पर खंबे पर चढ़ गया, एहतजाज कर रहा था, उसका मुतालबा था मेरी खान साहब से बात करवाई जाए। तो शफात से बात करवाई गई और वो नीचे आ गया, उसको फील भी नहीं हुआ कि वो खान साहब से बात कर रहा है कि उनकी मिमिक्री हो रही है। तो ये देखिए जी, टैलेंटेड लोग होते हैं। वो खैर तकरीब जो है वो, क्योंकि एक ये भी बात है कि शहबाज शरीफ साहब को वैसे कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो उसको हमने बड़ा कम ही हंसता मुस्कुराता देखा कि वो लाइटर नोट पे कभी आ रहे, बिकॉज एक प्रॉपर वो अपना एक ऑरा रख रहे होते हैं और वो सीरियसनेस की तरह जा रहे हैं। खैर मुल्क में भी अगर दुनिया में भी देखा जाए तो ट्रेंड बदल भी रहे हैं और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं। दिस इज समथिंग गुड कि चले एक लाइटर नोट पे भी चीज़ दी और लोगों ने आपको एक दूसरे रूप में भी एक तरह से देखा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो थोड़ा हंसते मुस्कुराते भी आया करें। मुल्क में बड़ी परेशानी और आप लोगों के ऊपर भी भारी जिम्मेदारियां भी हैं, बट हम मुस्कुराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलें अब तक कुछ हमने पीआई की बात की और बात कर लेते हैं एयरबस की। मारूफ जहाज साज कंपनी है एयरबस, जिसने फ्रांस में एक ऐसे जहाज़ की रुनमाई की है जिसमें त्यारे और हेलीकॉप्टर दोनों की खसूसियात मौजूद हैं। ये मुनफरिद जहाज़ 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने की सलाहियत रखता है और इसे सिविल एविएशन और फौजी मकासद दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत कारगर साबित होगा। देखिए जी, मुनफरिद ये जहाज़ है। एग्जैक्टली तो नई नई इनोवेशन स्टोरी होती है और ये भी एक इनोवेशन है और आगे चल के ऑब्वियसली चीज़ें अगर बाकी बहुत काम की तो वो फिर आम भी होना शुरू हो जाती हैं साथ साथ। तो चलें जी, ये सारे आज की डेवलपमेंट्स थी और ये कुछ स्टोरीज जो हमें पूरी दुनिया से मौसूल होती है। हमारी कोशिश होती है ज़्यादा तो पाकिस्तान की हो, बाकी लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को जरूर शेयर करें। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है, सियासत पर भी हम जरा बात कर लेंगे क्योंकि मुल्तान के हल्का है NA 148 जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है परसों 19 मई को। वहाँ पर एक कांटेदार मुकाबला है जिसकी तवक्को की जा रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उसके माबैन। इसके ये इंटरेस्टिंग हल्का इसलिए है कि यहाँ पर एक ही घर से 4 लोग ऑलरेडी असम्बली में मौजूद हैं, 5वां रुकने असम्बली बनने जा रहा है। क्या मामला है इस पर बात करेंगे, पहले एक ब्रेक लेते हैं। मुल्तान का हल्का है NA 148 जहाँ पर परसों यानी कि 19 मई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पर एक अनोखा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके 4 साहबजादे हैं, 3 ऑलरेडी असम्बली में मौजूद हैं, खुद वो इस टाइम चेयरमैन सेनेट हैं। उनके जो 5वें साहबजादे बचे थे वो इस सीट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये सीट 2024 8 फरवरी का जो इलेक्शन है यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसको जीता था। उनके मद्दे मुकाबिल थे बैरिस्टर तैमूर। 104 से 5 वोटों का सबीन, बड़ा टफ यहाँ पर कंपटीशन था। ऑल तो गिलानी फैमिली के पुराना हल्का है, यहाँ से जीत कर गिलानी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बने थे। अब इस पर क्या सूरत हाल है हम बात करते हैं। हमारे साथ कासिम गिलानी साहब मौजूद हैं। गिलानी साहब ये बताइएगा, वालिद साहब सेनेट हैं, 2 भाई ऑलरेडी रुकने कौमी असम्बली हैं, 1 भाई मेंबर पंजाब असम्बली हैं, आप MNA बनने जा रहे हैं, क्या ये अनोखा रिकॉर्ड बन जाएगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, ये मखदूम साहब की सीट थी और उस पर वो इलेक्ट हुए, लेकिन पार्टी के कहने पर वो उन्होंने सीट छोड़ी और वो सेनेट में चले गए और फिर इस सीट पे बाई इलेक्शन आ गया। अगर मुल्तान की कोई ऐसी सीट है जो गिलानी साहब की आबाई सीट कही जा सकती है तो वो यही हल्का 148 है। यहाँ इस सीट से मेरे दादा अलमदार हुसैन गिलानी साहब भी मेंबर बने हैं, मेरे वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मेंबर रहे हैं, मेरे भाई अब्दुल कादिर गिलानी साहब भी मेंबर रहे हैं। तो ये हमारी आबाई सीट है, यहाँ पे हमारा पिछले 40-50 सालों से इसी सीट पे हम इलेक्शन लड़ते आए हैं। तो अगर कोई ऐसी सीट थी जहाँ पे कोई गिलानी साहब की फैमिली से कोई बंदा लड़े तो वो यही सीट थी। और आपको तो पता है मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था पॉलिटिक्स में, मैं आपकी तरह मीडिया में मेरा इंटरेस्ट था और पार्टी के साथ भी मैं मीडिया रिलेटेड काम ही करता था। तो फिर गिलानी साहब के इसरार पर और अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो तदारी साहब के कहने पर मैं ये सीट कंटेस्ट कर रहा हूँ। और हमने कभी सोचा नहीं था कि ये कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए तो नहीं लड़ते, आवाम की खिदमत करने के लिए सियासत करते हैं और ख़िदमत को इबादत समझ के हम करते हैं। तो यही मेरी भी कोशिश होगी कि जिन असूलों पे मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 40 साल इस हल्के की खिदमत की है, उन्हीं असूलों पे कायम। अच्छा, अब ऐसे में कासिम, अगर फरवरी के इंतखाबात की बात की जाए, अभी 2024 के इंतखाबात, तो आपके वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो थे वो तैमूर अल्ताफ़ साहब थे।
293 तकरीबन उन्होंने वोटों से की सबकत से वो जीत गए थे। इस मरतबा पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मैदान में हैं। तो कांटेदार मुकाबला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस तरह आप आबाई सीट और उसकी बात कर रहे हैं तो आसानी से सीट निकाल जाएंगे आप? जी बिल्कुल, ये क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, ये कोई वो है जनरल इलेक्शन नहीं है। जनरल इलेक्शन की एक अपनी हवा थी, अपना एक फ़िज़ा थी और उसमें 3 उम्मीदवार आपस में 3 पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही थी। इस दफ़ा जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमें सपोर्ट भी कर रही है, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी हमारे सामने पुट नहीं किया। तो अब हम 2 जमातें मिल के ये इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन हर इलेक्शन मुश्किल होता है, ये इलेक्शन भी मुश्किल है। हमने कैंपेन अपनी बहुत ज़ोर से की है और हमने अपना बयानिया, अपना मंशूर आवाम तक पहुंचाया है और बहुत हद तक आवाम को हमारी जो बात है वो समझ भी आई है, हमारा मंशूर भी समझ आया है उनको और आवाम ने फ़ैसला मेरी नज़र में कर लिया हुआ है अब तक कि वो किस जमात को वोट देंगे। तो ज़ाहिरा आवाम उसको ज़ाहिरा डिसाइड करेगी और फिर ही पता चलेगा कांटेदार मुकाबला है या नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए सोशल मीडिया के लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, क्या आप वो रवायती तरीके से ही अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं कि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही सोशल मीडिया टीम है और वही सिर्फ सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। मेरे ख़्याल में ये एक मिथ है और ये मिथ हम अली मूसा गिलानी साहब के बाई इलेक्शन में भी तोड़ चुके हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया है वो मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों में सबसे मज़बूत है इस शहर में और हम जितनी भी जदीद ऐप्स हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसमें टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप शामिल है और मुझे तो ये लगता है कि बाकी जमातें हमसे सीखती हैं और जब भी मैं टिकटॉक खोलता हूँ या फेसबुक खोलता हूँ तो हमारी ही स्पीचेस और सोशल मीडिया पे ठीक है। ज़ाहिर है इस दौर में ज़ाहिर सोशल मीडिया की ज़रूरत भी है, उस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह रवायती तरीक़ों से निकलना भी होगा। अच्छा, अब ऐसे में ज़ाहिर है दावे तो सब कर रहे होते हैं, सीट जीतने की भी सबको कोशिश होती है कि सब जीत जाएं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे किए जा रहे होते हैं। अगर आप सीट जीत जाते हैं, ऐसी सूरत में मुल्तान की आवाम के लिए 5 ऐसे कौन से काम है जो कि फौरी तौर पर आप करेंगे? सबसे पहले तो इस हल्के में एक दरीना मसला है सीवरेज का। गो के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अरबों रुपए की सीवरेज अपने दौर में दी थी, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से वो सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया फिर से और हमें नए सिरे से इस हल्के में सीवरेज के काम करवाने हैं। तो सीवरेज का मसला हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। इसके अलावा नौजवानों के रोज़गार के जो मसाइल हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और हम चाहते हैं कि नौजवानों के, पढ़े लिखे बच्चों के, बच्चियों के रोज़गार के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं। तीसरे नंबर पर आप जानते हैं कि महंगाई का दौर है और उसमें गुर्बत का ख़ात्मा जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि हम गुर्बत का मुकाबला करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ प्रोग्राम है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का दिया हुआ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की रीच जो है उसको बढ़ाया जाए। ना सिर्फ रीच बढ़ाया जाए बल्कि उसका जो वजीफ़ा है उस वजीफ़े को भी डबल किया जाए। चौथे नंबर पे यहाँ पर नौजवानों के पास कोई बेहतर सहूलियात नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस मैं चाहता हूँ कि काफ़ी खाली प्लॉट होते हैं, जिस तरह शामलाट के प्लॉट हैं यहाँ पे इस शहर में, तो वहाँ पर बजाय इसके कि वो खाली पड़े रहें उसके ऊपर नौजवानों की पॉजिटिव एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है कासिम भाई, आपने बता दिया कि प्लान क्या है मुल्तान के लिए। ये बताइएगा जनूबी पंजाब सूबा, ये पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उसने इस हवाले से खासे काम भी किए, लेकिन तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में यहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट जो है वो बना, अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। स्पेशल वहाँ पर सेक्रेटरीज जो है वो तैनात होंगे। क्या हुकूमत ने आपको इस पूरे मामले में एतमाद में लिया? किसी भी सूबे का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमांड है उसका मुतबादिल कोई सेक्रेटेरिएट तो हरगिज़ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि पंजाब जो है इतना बड़ा सूबा है और वो एक मेरी नज़र में वो अनगवर्नेबल हो चुका हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए इसको
डिवाइड करके 2 सूबे बना दिए जाएं ताकि हमारा अपना सेक्रेटेरिएट हो, हमारी अपनी असेंबली हो, यहाँ पे हमारे अपना कोर्ट्स हों या जितना जो भी इंतज़ामी ढांचा होता है वो यहाँ पर जनूबी पंजाब को दिया जाए। इसकी जदोजहद में हम शामिल हैं और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी ये शामिल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो 5 साल हैं इसमें जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं इस मुल्क के या जो मुक़्तदरा है इस मुल्क की, उनमें एक रियलाइजेशन भी पाई जाती है कि वाकई ही अगर इस हालात में अगर अवाम के मसाइल हमने हल करने हैं, अवाम के मसाइल ज़ाहिर है वो हल करने की और मंशूर की भी आप साथ साथ बात करें। ठीक है जी, कासिम गिलानी साहब के ये जो है वो मौक़िफ़ था। बहुत सारी चीज़ों की अगर बात की जाए कि क्या किस सोच के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं, वो जाहिर है हम आगे पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा मीडिया से मेरी वाबस्तगी करते रहे, लेकिन अपनी कैंपेन पहली बार कर रहे हैं। मेरा मीडिया में था, लेकिन चले मैं सियासत में आ गया हूँ अब। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं जो इनके ओपोनेंट हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब से। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार वो हैं। तो तैमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तैमूर, आम इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी आपसे फ़कत देखा जाए तो 293 वोट्स की सबकत से वो जीते थे। तो इस बार कासिम गिलानी मैदान में उतरे, कितनी तैयारी है इस मरतबा का? ये दुरुस्त करूँगा, 293 नहीं 104 वोटों का फ़र्क था। फॉर्म 47 2 दफ़ा जारी हुए, पहले 293 का था, फिर 104 का फ़र्क रह गया। और हमारी दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त है वो आज तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अभी भी केस चल रहा है। सो अवाम ने तो फॉर्म 45 जो हमें मिले उसके मुताबिक हमें मैंडेट दिया था, उसकी जंग कानूनी जारी है। अब की जहाँ तैयारी की बात है, या आप ख़ुद मुल्तान में मौजूद हैं, आप हल्के की आवाम से राय ले लें। मेरे ख्याल में तो यकतरफ़ा है हमारे हक़ के अंदर। पहले आवाम साथ थी 8 फरवरी को, आज तो हल्के के जितने बड़े धड़े हैं, चाहे वो बोसन साहिबान हो, राज साहिबान हो, दीगर दोस्त हों, वो सब हमारे साथ आके खड़े हो चुके हैं। मेरे ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से, एक बेहतर कैंडिडेट होने की वजह से, और जाहिर है कोई भी ये नहीं चाहता कि मौरूफ। अच्छा तैमूर भाई, ये बताइएगा कि गिलानी फैमिली हल्के से काफ़ी बार पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुकी है, लेकिन आपका 8 फरवरी को पहला इलेक्शन था, अभी चंद माह के फासले से दूसरा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या उनको शिकस्त दे पाएंगे, क्या लगता है आपको? पिछले इलेक्शन में 8 फरवरी को भी तोड़ दिया था, जब अवाम ने मेरा इतना भरपूर साथ दिया। उनकी बात भी मान लें तो 104 का फ़र्क था, वैसे 7000 का हमारे हक़ में फ़र्क था। तो अवाम तो फ़ैसला हमें दे चुकी है। और पिछली दफ़ा देखें मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे, उसमें भी मैं 3 दफ़ा अडयाला केस की हेयरिंग्स के लिए गया। इस दफ़ा तो भरपूर कैंपेन की है, बहुत मज़ा आया है, अवाम से प्यार मिला है, मुझे उस प्यार का बोझ है। हमें जीत और हार तो एक अलग चीज़ होती है, अवाम से इतना प्यार मिल गया है कि उसी से पता चल जाता है कि गिलानी साहिबान की मकबूलियत का क्या हाल है। और इस वक्त चेयरमैन सेनेट जो हैं वो सर्किट हाउस बैठ के जो काम तो आप जाहिर है ये बात कर रहे हैं कि अवाम से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अच्छा, एक और मामला है, ज़रा इनके पे इस पे मौक़िफ़ ले लेते हैं। जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट ख़त्म करके 10 स्पेशल सेक्रेटरीज तैनात करने का जो फैसला किया गया, जिस तरह आवाम के आप बता रहे हैं आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनके साथ राब्तों में भी हैं, इस हवाले से इस फैसले पर अवाम का क्या रद्द अमल है, आप क्या देखते हैं? अवाम का भरपूर रद्दमल है, और वो 19 मई को वोट के नज़रिए घोड़े के ऊपर जब वो निशान लगाएंगे उसके आपको सामने नज़र आएगा। अवाम कहते हैं इन्होंने हमसे झूठे वादे किए, जनूबी पंजाब के सूबे का वादा किया, और ये इनकी हुकूमत में सेक्रेटेरिएट ख़त्म होने जा रहा है। तो एक तरफ ये कहते हैं हमारी हुकूमत है, ये नौकरियां बांटते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की बात आती है या किसानों के मसाइल की बात आती है, गंदम के रेट की बात आती है, तो ये कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है। तो अवाम बड़ी समझदार है, अवाम ये सब कुछ देख रही है, और हमें अपनी मोहब्बत का तो कुछ वोट मिल ही रहा है और इमरान खान का वोट मिल रहा है। लेकिन ठीक हो गया, आपने अवाम की बात कर ली, अवाम समझदार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है ये, उनके दौरे हुकूमत में सेक्रेटेरिएट जो है इसका क़याम अमल में आया था। ये बता दें, आप जीत जाते हैं परसों 19 फरवरी को, मुल्तान शहर के कौन से ऐसे 5 बड़े मसाइल हैं जो हल करना आपकी तरजीह होंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बच्चों की तालीम के जो मौक़े हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के देही इलाकों में, वो ना होने के बराबर हैं। दूसरी चीज़ है कि ख़वातीन के जो बुनियादी सेहत के मसाइल हैं उसके ऊपर यहाँ कोई अटेंशन नहीं दी जा रही है, कोई चीज़ नहीं है। मुल्तान में बड़े अस्पताल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी सेहत के सेंटर्स उस तरह नहीं चल रहे। फिर सीवरेज का मसला है, हम जिधर गली में कैंपेन करने जाते हैं लगता ही नहीं है एक साबिक़ वज़ीर आज़म का हल्का है, वहाँ सीवरेज का बड़ा सख्त प्रॉब्लम है, कूड़ा करकट का प्रॉब्लम है, उसका भी कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहा। फिर साथ ही गलियाँ नालियाँ टूटी हुई हैं, मेन रोड से उतर जाएं तो हल्के का कोई हाल ही कोई नहीं है। इन सब चीज़ों पे काम होना है, लेकिन इनसे बढ़ कर जो नौजवान हैं
उनको एंटरप्रेन्योरशिप के, उनको जॉब्स तो देखें, सरकारी जॉब्स तो ना होने के बराबर हैं, ये झूठे वादे कर रहे हैं। असल तो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को यानी कि नौजवानों को इस काबिल करें कि वो ख़ुद कारोबार कोई ना कोई छोटा करें, बल्कि वो जॉब्स क्रिएट करें, जॉब क्रिएटर बने। सो उसके ऊपर काम करने का शौक़ है। मैंने ऑक्सफोर्ड से MBA भी किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरा ख़ास फोकस है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ हल्के की आवाम के लिए, सियासत से हट कर भी करना चाहता हूँ कि वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया सबीन। देखें दोनों जो मद्दे मुकाबिल शख्सियात हैं, दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं, दोनों भी नौजवान हैं, अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे। साथ आपको एक इंटरेस्टिंग मैं वाक़या सुनाऊं। गुलान साहब से एक बार मैंने इंटरव्यू किया, उनके मैंने कहा जी आपके 3 बेटे सियासत में बड़े मुतारिक हैं, और जब कासिम है बिलावल साहब के साथ होते हैं, उनका मीडिया जिस तरह बता भी देते देखते हैं। गुलान साहब ने कहा जी वो इन तीनों से ज़्यादा कॉम्पिटेंट, इनसे ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें वो देख रहे थे, इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वो हैं। अच्छा, वो भी हल्के की सियासत में एक्टिव हो गए। चलें, ये एक चीज़ है, देखा जाएगा। ऑब्वियसली कौन जीतता है, और जाहिर है जीतना हारना एक तरफ आवाम का ये है कि जो भी जीते वो पाकिस्तान के लिए, वो मुल्तान के आवाम के लिए जाहिर है वो काम ज़रूर करे। बहुत शुक्रिया कासिम गिलानी एंड तैमूर हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे हम, और ब्रेक के बाद मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि मुझे मुलाकात करेंगे, करीब से दिखाएंगे भी। अच्छा, महंगाई का जब दौर इसकी बात की जा रही होती है तो आदिल, हम ये बात कर रहे होते हैं कि लोग ना कोई मुनफरिद काम करने का सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं हम कुछ डिफरेंट काम करें, घर बैठे, और वो काम इतना अच्छा भी हो कि वो ज़रूरत भी हो, और साथ में लोग उसको पसंद भी कर रहे हों, ठीक है, और उससे वो ज़ाहिर कमाई भी, एक अच्छी अर्निंग भी हो जाए घर बैठे। ये एक खातून से मुलाकात आपके करवाएंगे जो कि मील वॉर्म्स जो हैं वो घर में पालती हैं, और उसके बाद जाहिर है वो घर के बाहर उसको फ़रोख्त कर रही होती है। वो कितने में इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और ये बिज़नेस किस तरह से आगे उन्होंने इसको लेकर चली है, मुलाकात करवाएंगे आपकी ब्रेक के बाद ताहिरा अंजुम से। स्टे विद अस। महंगाई के इस दौर में हर कोई ज़ाहिर है अपनी कमाई को बढ़ाना चाहता है कि आमदन उसकी बढ़ जाए, और हर कोई डिफरेंट चीज़ें करने में मसरूफ़ है। अब ख़वातीन वो भी नए नए आइडिया सोचती होती है कि घर बैठे ऐसा वो कौन सा काम करे जिससे अपनी आमदनी को वो बढ़ा सके, रोज़मर्रा के अखराजात उठाने में ज़ाहिर है घर में अपना एक किरदार अदा कर सके। ऐसे में रावलपिंडी की जो ताहिरा अंजुम है, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा स्टेप लिया जाए कि घर बैठे जो है वो लाखों रुपए कमा सकती हूँ। अब वो एक मुनफरिद काम ये करें, कुछ अर्सा कबल घर में परिंदों और जानवरों की खुराक बनने वाले जो कीड़े होते हैं, जिसे हम मील वॉर्म कहते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त का काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब ये कारोबार वो रन करती हैं कि ये जो कीड़े होते हैं इनको ये बेसिकली पालती हैं, और उसके बाद इन कीड़ों को आगे ये बेचती हैं, इसके सप्लाई का काम करती हैं, जिससे लोग आकर इन कीड़ों को ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद ज़ाहिर है अपने वो जितने भी नायाब परिंदे होते हैं या जानवर होते हैं, ज़्यादातर परिंदों को खिलाए जाते हैं मीलवॉर्म्स, उनको ज़ाहिर है वो ये खिला रहे होते हैं। अब किस तरह से इन्होंने इस काम को शुरू किया है, और इस वक्त टेबल पे जो आप देख रहे हैं ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ बॉक्सेस नहीं हैं, ये सब इसके अंदर कीड़े हैं। ये जितने भी ब्राउन आपको नज़र आ रही हैं, अब मतलब आप इसको अगर करते जाएं, ताहिरा ज़रा करें, ये देखें, ये सब इस वक्त। अच्छा, आदिल भी उसमें ना नंबर 1 है, ये प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। जी खा लें। ये मुनफरिद आइडिया कहाँ से आया आपको कि आपने ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना है? दरअसल मैंने ये आइडिया YouTube से लिया था। अच्छा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ जो मैं घर में रह के कर सकूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलें ठीक है। मैं सर्च करती होती थी यूट्यूब पे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो ना मैं कर सकूं। फिर ये मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप डरोगी तो नहीं, कर लोगी? मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। वैसे बिल्कुल डर नहीं लगा? पहली बार डर लगा था? नहीं, कुछ भी नहीं डर। फर्स्ट टाइम भी नहीं लगा था? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं लगा। ये देखिए ना, अभी मैं आपके सामने अभी तो कर रही है। ये देखिए ना, आप देखे रहे फ्रेम से बाहर चली जाओ। नहीं आदिल, अब ये दोनों ने पहले से प्लान किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को डर लगेगा। ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि इस वक्त ऑब्वियसली सामने, हिम्मत का काम है, करना चाहिए। जिनको नहीं डर लगता ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे तरीके से इसको करे। अच्छा, किस तरह से स्टार्ट किया था, किस तरह कैसे, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में की थी, और उसके बाद कैसे आपने इसको आगे प्रमोट किया? तो मैंने ये स्टार्ट तो 30,000 से किया था। उस टाइम मुझे ये एक कीड़ा 30 रुपए का मिला था। अच्छा। हमने लाहौर से मंगवाया था। एक कीड़ा 30 रुपए का मिला था आपको उस टाइम? ठीक हो गया। हम लोग आए, मैंने इस पे काम किया, मुझे 6 से 8 माह तकरीबन लगे हैं। फिर मैंने अपना यानी घर पे मेरा इतना ज्यादा हो गया था मटेरियल ये तैयार कि मैं इसे सेल आउट करती हूँ। सही है, ठीक है। और फिर जब देखा कि इस पर इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, यानी ये आटे की चोकर और ये वाटर सोर्स के तौर पे ये देखिए ना सब्जियां दी जाती हैं इनको, तो इसलिए फिर हमने इनकी ना प्राइस कम कर दिया। अब मैं ये एक कीड़ा 1 रुपए का सेल कर रही हूँ। एक कीड़ा 1 रुपए का सेल लग गई है। एक कीड़ा सिर्फ 1 रुपए का। 1 रुपए का। आदिल आप छोड़ दें, आदिल आप छोड़ दें प्लीज।
ठीक है आदिल ना ऐसे ऐसे करके ना जैसे कीड़े पूरे स्टूडियो में जब तक नहीं बिखेरेंगे ना उनको सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा ताहिरा, अच्छा आपने इस पूरे बिजनेस को आपने इन्वेस्ट किया था तकरीबन, आप इससे पहले बताते कि 1 से 1.5 लाख रुपए में आपने बिजनेस को शुरू किया था। 30 रुपए का आपने लाहौर से एक कीड़ा मंगवाया था और उसके बाद ज़ाहिर आपने इसको बढ़ाया इस बिजनेस को, और अब आप 1 रुपए का एक कीड़ा जो बेच रही थी। अच्छा, कितने लोग हैं जो कि ये कीड़े खिलाते हैं? अपने परिंदों को ज़्यादा खिलाए जाते हैं और किस किस्म के परिंदों को खिलाए जाते हैं? बस इसी तरह जब ये मैंने ऑनलाइन काम किया फिर लोगों को पता चला कि इस तरह ये एक मील वॉर्म है, अमेरिकन ब्रीड्स है, और ये परिंदों के लिए, जानवरों के लोगों ने फैंसी बर्ड्स, लव बर्ड्स अपने घरों में रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये उनके प्रोटीन का लेवल अच्छा करने के लिए ना ये खुराक दी जाती है। अच्छा, लोग खिला रहे होते हैं आते रोजमर्रा जी, हाँ, बहुत ज्यादा। अब जब लोगों को पता चला है कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है तो वो अब अपने लोगों को, क्योंकि इससे है कि जो बर्ड्स होते हैं या परिंदे कह लें, मुर्गियां वगैरह, मछलियां हो गई, जितने भी बर्ड्स हैं वो इनसे फर्टाइल अंडे देते हैं। अच्छा, उनका प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए लोग अब ज्यादा अच्छा, आप इस बिजनेस से खुद कितना अर्न कर लेती हैं और ये किस तरह की फरोख्त आप किस तरह करती हैं, लोग किस तरह लेकर जाते हैं? हम लोगों ने अपना ऑनलाइन पे, मेरे हस्बैंड के नाम का, तनवीर राना के नाम का ना, उन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है, तो उस पे ये एड्स लगा देते हैं और फिर नंबर लिखा होता है, तो फिर लोग हमसे रब्ता करते हैं। अच्छा, कोई भी घर बैठे इस बिजनेस को शुरू करना चाहती हैं खवातीन, क्योंकि हम एक इंस्पिरेशन इसलिए भी लेके आते हैं कि अक्सर खवातीन ये कह रही होती हैं या हम उमूमन देख रहे होते हैं कि चीज़ें आ रही होती हैं, हमारे पास आइडियाज़ नहीं है। अब एक आइडिया आपने दे दिया है, घर बैठे एक खातून अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है तो फिर वो किस तरह से इस बिजनेस को शुरू कर सकती है? वो इसी तरह अगर कोई हमसे, जब मैं अब ये ऑनलाइन बेचती हूँ तो जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, फिर हम उन्हें ये 1 रुपए का एक कीड़ा देते हैं और तकरीबन 1 किलो में 8000 कीड़े आते हैं। तो इसलिए लोगों से कहते हैं 1 किलो में 8000 कीड़े आते हैं। जी, आते हैं। तो कम से कम लोग ना 1 किलो से अगर अपना काम शुरू करें तो 1 किलो फिर 8000 का बनता है, तो वो अगर अपना स्टार्टिंग करे औरत घर में बैठे तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत की नहीं, और डेली के 15 से 20 मिनट इन्हें देने पड़ते हैं इनके ये चोकर लगाने के लिए। चोकर भी रोज़ के तौर पे नहीं लगाते। अच्छा, जल्दी से बता दें, टाइम में पास कम है। इन कीड़ों को तो ज़्यादा परिंदे खाते हैं, कीड़े किसको खाते हैं? ये क्या खाते हैं? कीड़े आटे की चोकर और वाटर सॉस के तौर पे हम लौकी, ये भी देख रहे हैं, लौकी आगे आपको दिखाते हैं होती। और ये दो तरह के, एक ये कलर है, इनका वो कलर है, इनके मसलन अक़साम है ना, जैसे ये लार्वा है, फिर उसके बाद ये प्यूपा स्टेज है, ठीक है, फिर उसके बाद ये बीटल्स बन जाते हैं, और ये बीटल जो अंडे देते हैं फिर उसके बाद ये ऐसे सर्कल टाइप चलते रहते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। ताहिरा, बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं और जो लोग इस ज़ाहिर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं वो इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और सदियों से जो सादा तरीक़ों से होने वाले बेशुमार काम होते थे उनको अब डिजिटल तरीक़ों से करने की कोशिश की जा रही होती है। और अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की अगर बात करें, वहाँ पर तो ऑलरेडी सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से ही की जा रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इस दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिशों में अभी गामज़न है। और इस मिशन में नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। NITB की बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है उसके अंदर काम करता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ये इदारा है जो कि 42 वजारतों को डिजिटलाइजेशन अपनाने पर मदद जो है वो फराहम कर रहा है। अब तक तकरीबन 100 मोबाइल एप्लीकेशंस और पोर्टल्स तैयार कर लिए हैं, जिनमें लाइसेंस की बात की जाए और इसके अलावा टैक्स पोर्टल है, हज एप्लीकेशन, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट समेत कई सहूलियात जो है वो फराहम कर रहा है। इस वक्त इस बोर्ड के CEO डॉक्टर बाबर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी ना, लोग कहेंगे मिनिस्ट्री है, अब IT वो काम तो कर रही है, अब इस बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी है आखिर? हाँ, नहीं, थैंक यू सबीन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, हम इसको ऐसे समझते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिजिटलाइजेशन क्यों, वाई। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, इफ़ वी लुक एट द टॉप 5, बल्कि वी कंडक्टेड स्टडी, टॉप 9 मोस्ट emerging nations in the world, fastest emerging, there's a very strong correlation between their economic development and the digitalization. तो जितनी जल्दी आप डिजिटलाइज करते हैं अपने प्रोसेसेस को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने प्रोसेसेस को, उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सो दिस एस्टैब्लिशेस द नीड कि वी नीड टू हैव एन नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, एंड आई एम ग्लैड कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया और एक ऑटोनमस बोर्ड को क्रिएट किया अभी रिसेंटली। नाउ मैं उसका फर्स्ट CEO हूँ और इसी विजन के साथ अब जो डिजिटलाइजेशन है इसको इम्प्लीमेंट तो हमें करना है, लेकिन द थिंग इज़ के
क्या स्ट्रेटजी है, किस प्रायोरिटी पे करना है, दीज आर द क्वेश्चंस जिसको हम अभी एड्रेस डॉक्टर साहब, डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान के लिए एक तो ज़रूरी कितनी है, चैलेंजेस कितने हैं जो आपके सामने दरपेश हैं? अच्छा देखें, इसको मैं ऐसे आंसर करता हूँ। अब इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन को एक्सप्लेन भी कर दूँ। आप इसको 3 पार्ट्स में समझें। व्हेन आई से डिजिटलाइजेशन तो इसके 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है डिजिटल सोसाइटी। डिजिटल सोसाइटी का मतलब ये है कि जब हम डिजिटलाइज करते हैं तो लोगों को क्या फ़ायदा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा, सिटीजन्स को क्या फ़ायदा। यानी कि अगर आपको बिल्स की लॉन्ग लाइन में लगना है तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने फ़ोन के ऊपर वन क्लिक पर बिल पे करें। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आपके बिल में कोई इशू है, आपने उसको सॉल्व करना है, फिर आपको बैंक जाना पड़ता है। अगर वो सर्विस भी आपको अपने फ़ोन पे अवेलेबल है तो सिटीजन सर्विसेज इस तरह से हम आसान कर सकते हैं। ये एग्जांपल होगी डिजिटल सोसाइटी। दूसरा पार्ट है डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि जब हम डिजिटलाइज करते हैं तो आईटी एक्सपोर्ट्स वो चीज़ है जिससे हमारे पास पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपकी यूथ। हम इस यूथ को एम्पावर करें और ये अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें तो ऑफ कोर्स आपकी डिजिटल इकोनॉमी में बहुत हेल्प होती है। सही। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। थर्ड पार्ट जो है वो है डिजिटल गवर्नेंस। गवर्नमेंट तब हेल्प कर सकती है जब हम खुद भी डिजिटलाइज हों, ऑटोमेटेड हों। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन जो था कि चैलेंजेस क्या हैं, सो द थिंग इज़ के सबसे पहला चैलेंज तो ये कि हम डिजिटल दौड़ में एज ए कंट्री कुछ पीछे रह गए हैं। तो हमें वो चीज़ें, और आईटी मूव्स वेरी फास्ट। और अब जाहिर है वजूहात पे तो हम नहीं जाएंगे, क्यों रहेंगे, अब हल की अगर बात हो रही है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि द राइट स्टेप जो हमने अभी वी हैव टेकन अप इज़ के बोर्ड क्रिएट किया गया है। अगर टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, लीडरशिप ऑफ द कंट्री से देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव है। ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो कि आप किसी भी, जैसा यूएई में ले लें, सऊदी अरेबिया में ले लें, जिस कंट्री ने इवॉल्व किया है, टॉप मोस्ट लीडरशिप का बाय इन इज़ द फर्स्ट थिंग। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट स्टेप्स हमने ले लिए हैं। सो आई एम वेरी होपफुल, आई सी लाइट कि हम डिजिटलाइजेशन की दौर में अब फास्ट मूव कर सकते हैं। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अब इसको, क्योंकि अब एक इंसान अगर वो इसे पेपर वर्क का आदी है, पुराने तरीके, उसको उसका माइंड चेंज करना, उसको ट्रेन करना, उसको इस बात पे मनाना कि नहीं आप इसको अगर डिजिटल की तरफ लेकर जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी, और ज़ाहिर है इससे जिस तरह आपने और फ़वाइद बताए, इकॉनमी में फ़ायदा और बहुत सारी और चीज़ें उससे बेहतर हो जाएंगी। एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों में? आप अच्छा, ये सबीना आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब चैलेंज की हम बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी लगाई, सोल्यूशन लगाया और सॉल्व हो गया। दैट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। द बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली इज़ द एडॉप्शन, द एक्सेप्टेबिलिटी। कि आप एक ह्यूमन के लिए एक नेचुरल रेजिस्टेंस होती है कि यार मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई। अब एक लेट्स से एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपनी करियर की लास्ट स्टेजेस पे अगर हैं, तो एक नेचुरल ह्यूमन रेजिस्टेंस है कि यार मैं क्यों एक नए सिस्टम पर, क्या ज़रूरत है? ये वो चैलेंज होता है। एग्जैक्टली। फिर स्किल को अपग्रेड करना, इट्स नॉट ईजी कि आप रोज़ाना अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहे हो, आईटी रोज़ाना चेंज होती। सो दैट इज़ वेयर द चैलेंज लाइज। ऑफ कोर्स वेयर द चैलेंज लाइज at the heart of every adversity there is an opportunity, so we see it as an opportunity, और हम इसी opportunity को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं कि we are coming up with a capability development program not only for the public sector but for the citizens of Pakistan as well, so that कि हम इसको adopt करें। आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात करें, ये बताइएगा कि सरकारी इदारे पाकिस्तान के कब तक पेपरलेस हो जाएंगे? अच्छा, अगेन इसमें भी 2 बातें आपने की। जो जहाँ तक सरकारी इदारों के पेपरलेस होने की बात है, देखें, द फर्स्ट माइलस्टोन इज़ टू हैव द केक रेडी, यानी कि डिजिटल सोल्यूशन। सो द गुड न्यूज़ इज़ वी आर ऑलमोस्ट देयर। द सेकेंड चैलेंज सो हमारा जो ई ऑफिस सोल्यूशन है एज एन एग्जाम्पल, ये रेडी है और वी हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड इट इन मोस्ट ऑफ द डिविजन्स एंड मिनिस्ट्रीज इन द फेडरल गवर्नमेंट। सही है। सेकेंड पार्ट इसका जो है वो है एडॉप्शन, कि इसको अडॉप्ट कैसे। अब ऑफ कोर्स के देखें, आप तब अडॉप्ट कर सकते हैं जब आपके पास कैपेबिलिटी हो। अब हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ द कंट्री से सपोर्ट भी मिल रही है। सो हम फास्ट कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं और इस सोल्यूशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। सो वी सी कि अगर हमें ये अच्छा बाय इन मिलता है तो इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स, नॉट ईयर्स। ठीक है, आज़मीन हज की अगर हम बात कर लें, उनके लिए अभी हज सीज़न भी है, हजाज मुक़द्दस में आज़मीन मौजूद भी हैं, उनकी मावनत के लिए एप्लीकेशन आपके अदारे ने तैयार की, बल्कि अमला भी वहाँ पर डिप्लाई किया गया। कितना मददगार साबित हुआ, क्योंकि बगैर सुना है इंटरनेट के बगैर उसका काम होगा? जी नहीं, थैंक यू, इसको आपने इस टेकअप किया। देखिए, बात ये है कि कुछ महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से हमारी बात हुई और पाकिस्तान को एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि हाजी फॉर एग्जांपल वहाँ गुम हो जाते हैं या कोऑर्डिनेट करना, बिकॉज के ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, रश में मैनेज करना बहुत मुश्किल है।
तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ IT, नेशनल IT बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हमने मिल के कुछ सॉल्यूशंस बनाए। वन ऑफ देम इज़ दिस ऐप, और ये बहुत यूज़फुल साबित हो रही है। जो हाजी है अगर वो अपने कैंप से दूर है, अपनी रिहाइश से दूर है, तो हमारी एप्लीकेशन में ऑफलाइन मैप्स हैं और वो प्रोएक्टिवली उसको बताती है कि सर आप अगर वापस जाना चाह रहे हैं, आप गुम गए, हम आपको रास्ता बताएं, उसको रास्ता बता रहे हैं। अच्छा। फिर उनका फ़्लाइट शेड्यूल कि जी कल आपकी फ़्लाइट है तैयार रहेगी, बिकॉज कि बहुत से हाजी फ़्लाइट भी मिस कर जाते हैं। फिर उनकी बेसिक ट्रेनिंग्स, बहुत से बेसिक, तो इस ऐप का बहुत फ़ायदा हो रहा है। इज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान ने ये लॉन्च की और अल्हम्दुलिल्लाह NITB ने इस एप्लीकेशन को इन अ फ्यू वीक्स डिप्लॉय किया। इज़ द फर्स्ट टाइम जब हाजियों को ये सर्विस अवेलेबल। अभी तक फीडबैक कैसा आया वहाँ से? कुछ लोग सुना है गुम हुए थे, लेकिन इस ऐप के जरिए दोबारा मिल भी गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा इसको, मतलब जब हमारे कुछ आप जब देख रहे हैं, आज हम उसको देख रहे हैं, हमारी अपनी टीम से इसे वहाँ अवेलेबल है, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूँगा यहाँ पे कि सब टीम्स हमारी NITB, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की टीम ने इसको सिर्फ प्रोजेक्ट समझ के नहीं, इसको इबादत समझ के किया। एंड दैट इज़ वाई जस्ट इन अ फ्यू वीक्स हमने इसको रोल आउट किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की हेल्प हो रही है। चलें सर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और ऑब्वियसली जिस तरह से प्रैक्टिकली जब आप उसको देख रहे होते हैं कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ का, तो फिर वाकई नज़र आ रहा होता है कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा, और फिर आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आगे चल के आपने मजीद भी काम करना है। बहुत शुक्रिया वापस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे, बात करते हैं मुल्क में जो मौसम की सूरत हाल है उस हवाले से। NDMA ने खबरदार किया है कि 21 मई से 27 मई तक जो है वो मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगले 2 महीनों की अगर बात की जाए तो क्या कहा जा रहा है कि हीट वेव जो है उसके आने का इम्कान है। सिंध और पंजाब की बात की जाए तो 23 से 27 मई के दौरान हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र आवाम से एहतियात करने की अपील भी की गई है। अब अगर हीट वेव की बात की जाए तो इंसानी सेहत के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक भी है, और जबकि खुशहाली और जंगलात में आतिशज़दगी जो होती है, आग लगने के वाक़यात, ये हम फूड सिक्योरिटी के मामला, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हम देख रहे होते हैं कि पानी की किल्लत भी उससे ज़ाहिर पैदा हो जाती है। अब ऐसे में अगर देखा जाए आदिल, तो स्कूल्स की टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। अब क्या टाइम बच्चे जो हैं उनको मुश्किलात ना हो, सुबह 7:30 बजे स्कूल लगेंगे और 1 बजे बच्चों को छुट्टी होगी। और अब आज से जो है वो जो बारिशों के स्पेल की बात हो रही थी कि बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं कि आज भी बारिश होनी है और कल परसों, तो वो भी उस हवाले से भी हम बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज किस तरह से असरअंदाज हो रहा है और किस तरह से हम इससे बचते हैं। स्पेशली हीट वेव के हवाले से हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि जी उसको लू लग गई है, लू चल रही है, जो आम अल्फाज जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हीट वेव आ रही है, ये एक्चुअली होती क्या है और शहरी इससे किस तरह से बच सकते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ज़ारा हसन साहिबा ने, लीड जियोग्राफिक इन्फोसिस्टम NDMA जो है वो इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ारा साहिबा, सबसे पहले मैं चाहूँगी बहुत आसान अल्फाज में ज़रा लोगों को समझाएं कि हीट वेव एक्चुअली होती क्या है। जी देखें, सबसे पहले मैं साइंटिफिकली तौर पे आपको बताऊँ, हीट वेव जो है वो कम्बिनेशन है हमारे पास हाई टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। जब ये दोनों मिलती हैं तो हीट वेव एक हीट इंडेक्स बनता है। अब अगर ये हीट इंडेक्स बनता है तो इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो एक्सीड कर जाता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, और अगर यही टेम्परेचर परसिस्ट करेगा 4 से 5 दिन तक तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। अच्छा, इस साल हीट वेव्स के कितने स्पेल होंगे, कितना इम्कान है इसका? जी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने NDMA ने जो है वो 28 मार्च को एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, गाइडलाइन की फॉर्म में जो है वो हमने इशू कर दिया था, और उसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस किया था, और उस एनालिसिस के मुताबिक हमारे पास इस साल में जो मेजर हीट वेव स्पेल्स होंगे वो 3 होंगे। अब जो 2 स्पेल्स होंगे वो इसी महीने के आखिरी 2 हफ्तों में है, और एक स्पेल जो है वो हमारे पास जून के हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी, वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमने इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनकी रोल्स क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो भी शामिल किया है। फिर जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी उसका पार्ट है, और आप यकीन करें कि उसमें हमने ये भी बताया है कि अगर आप DRR इंटरवेंशंस करते हैं तो आपका जो लॉस है वो 45% रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, किन किन रीजन्स में ज़्यादा आएगी, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, लोग उस तरीके से ताकि एहतियात करना शुरू करें। जी बिल्कुल, एनालिसिस के मुताबिक जो है हमारे पास जो सदर्न पंजाब है जो अभी आपने जिक्र भी किया, और जो हमारे पास सिंध का एरिया है,
ये इससे मेजरली हिट होंगे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स की मज़ीद मालूमात लें तो उसमें हमारे पास पंजाब में रहीम यार ख़ान, भावलपुर, राजनपुर ये ज़्यादा 45 डिग्री से एक्सीड करेंगे। सदर्न सिंध में हमारे पास नॉर्मली भी आपको पता है वो 50 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर टच करता है। तो उसमें सांगर, मटियारी, टंडू अलायार, बदीन ये कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसकी जद में आएंगे। अच्छा, इस पे इंसानों पर जो असरात हैं उस पर तो बात होती है, फसलों पर इसके क्या असरात होंगे? जी देखें, फसलों पे आपको पता है कि सबसे पहले अगर हीट वेव है, ठीक है, नॉर्मली ये एक मेट्रोलॉजिकल कंडीशन होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास ड्राउट भी आ सकता है। तो ड्राउट की वजह से आपके पास अगर फसल की बात की जाए तो हमारे पास जो हमारी फूड बास्केट है जो कि पंजाब है उस पर असरअंदाज होगा। एग्रीकल्चर मेजर इफेक्ट्स होंगे इसमें, जो क्रॉप्स वगैरह हैं, प्लस जो किसान जो हैं उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, वो बहुत मुतासिर होंगी इससे। अच्छा, अब इसके अलावा अगर बात की जाए कि लोग एहतियात किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा कि क्या असरात होते हैं और किस तरह से बचें। जी, सबसे पहले तो अगर आप प्रिकॉशन मेजर्स की बात कर रही हैं तो उसमें कोशिश करें कि अननेसेसरी बाहर मत जाएं, स्पेशली जो पीक आवर्स हैं जो कि दिन के कुछ आवर्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली नीड टू गो आउटसाइड तो उसमें आप छतरी का इस्तेमाल करें, कोई गीला कपड़ा सर पे रख लें और टोपी का, हैट का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करें जहाँ शेड हो। सही है। तो ये छोटे छोटे मेजर्स जो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे हम ले सकते हैं और इससे बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा बारिशों की भी बात कर लेते हैं कि आज से बारिश एक्सपेक्टेड हैं, किन किन रीजन्स में एक्सपेक्टेड हैं, और फिर ये बड़ी अजीब सा हम मौसम नहीं देख रहे कि अभी जो है वो बहुत तेज़ गर्मी थी, अगर बात की जाए कल भी देखा जाए तो अच्छा खासा टेम्परेचर, इस्लामाबाद में भी हम देख रहे थे कि वो अच्छा खासा टेम्परेचर ज़्यादा था। अब ऐसे में बारिशें भी हैं, उसके फ़ौरन बाद हीट वेव भी आ रही है, फिर उसके बाद अगले 2 महीने वो भी काफ़ी गर्म रहने का इम्कान है। क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल सा वेदर, क्या ये हम अब ऐसे ही देखेंगे आगे सिलसिला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती जाऊँ कि जो क्लाइमेट चेंज है ये है ही बहुत ही एरेक्टिक किस्म का बिहेवियर होता है इसका। तो अभी तो हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबली, जो है हम ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है जो कि इंडस्ट्रीज से हो रही है। तो हम तो कहते हैं लेस देन 1%, गलत कहते हैं। मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यस, हमारी तो वी आर वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, तो हम उससे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखें ग्लोबली, ये एक ग्लोबल फिनोमेना होता है, ठीक है, ट्रांसबॉन्डरी इन नेचर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर एक फिनोमेना होगा तो हमारे जो पड़ोस में ममालिक है वो उसकी जद में नहीं आएंगे। तो ये एक ट्रांसबॉन्डरी, तो इसमें सबको ममालिक को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हम जो कंट्रीब्यूट ग्लोबली कर रहे हैं, दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, आप पॉपुलेशन देखें तो वो कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज है वो बड़ा एरेटिक बिहेवियर हो गया इसका। तो येस, ये आप फ्यूचर में मज़ीद देखेंगे कि ये टेम्परेचर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी और इसका जो है वो एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ठीक है। आपके क्वेश्चन की तरफ अगर मैं वापस आऊँ तो बिल्कुल हमारे पास बारिशों का भी जो एक है स्पेल है, लेकिन वो बहुत ही स्पोरेडिक किस्म का है। वो कुछ कुछ पॉकेट्स में होगा जिसमें मेजरली लाइट रेन होगी, थंडरस्टॉर्म होगा और कुछ डस्ट स्टॉर्म होगा। तो ये तो मज़ीद हब्स नहीं कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ह्यूमिडिटी जो होती है वो बिल्कुल हब्स इसी से होती है। और हम लोग आगे भी जो 2 महीने जो होंगे हमारे जुलाई के स्पेशली, वो बहुत ह्यूमिडिटी वाला होगा। ओह, तो इसका मतलब है अभी जो हम खुश हो रहे हैं कि बारिश हो रही है, ऑब्वियसली ठीक है बारिश तो हो रही है, बट मौसम का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा जिन जिन इलाकों में। देखिए फिलहाल तो ये जो मैंने अभी बताया, ये जो हमारे पास अभी 4-5 दिनों का जो स्पेल है बेसिकली 17 से लेके 21 तारीख तक, जिसमें केपी में, बलूचिस्तान में हमारे पास लाइट टू मॉडरेट रेन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो मकामात है वहाँ पर हमारे पास डस्ट स्टॉर्म और बहुत ही माइनर किस्म की पॉकेट्स पे जो है वो बारिश होगी। लेकिन उसके बाद आखिरी 2 हफ्तों में हमारे पास सख्त हीट वेव की जो है ना वो पेशेंट गोई गई है। और अगर आप आगे देखें तो हमारे पास एंड ऑफ जून में जो है वो एक अर्ली मानसून का इफ्तिताह भी हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये लास्ट में बता दें कि फिर अभी ये हालात है तो मानसून में क्या होगा? फिर मानसून में जी वो हम आपको वैसे डिटेल में ही बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है इस दफ़ा मानसून में। अच्छा, मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी, जी इस दफ़ा बारिश, डिजास्टर दोबारा आ सकता है, सैलाब। लेट्स होप कि ना आए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि तमाम अदारे जो हैं वो तैयार रहें, तैयारी मुकम्मल रखें
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बच सकें। क्योंकि अगर तो ऐसा मामला है, अल्लाह पहले तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट अगर ऐसा मामला है खुदा ना खास्ता, तो ऑब्वियसली उसके लिए पहले से उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्रिडिक्ट करेंगे तो उसके बाद इदारे जितने मुतहरिक होंगे और उसके लिए जो है प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे ताकि कम से कम नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो सके। ज़रा सा बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। खुदा हाफिज़।